हेलो दोस्तों, आप सभी का पीआईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, सामान्य प्रबंधन, सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 5 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, 2, 3 और 4 के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? प्रकोष्ठ अर्थात चेंबर। तो बचाइए 3 चेंबर वाला हृदय किसमें होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, ए बंदर, बी मगर, सी मछली या फिर डी मेढक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेढक। देखिए, मेढक, सांप एवं छिपकली में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेढक। और आप सब तो जानते ही होंगे कि मेढक जो होता है वो उभयचर वर्ग का जंतु होता है, जो पानी तथा जमीन दोनों जगहों पर रह सकता है। और यह जो है शीत रक्त का प्राणी होता है। शीत रक्त अर्थात कि कोल्ड ब्लड एनिमल होता है। मतलब मेढक जो होता है वो अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहते हैं। और एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस ले सकता है, तो आपको याद रखना है मेढक जो होता है वो अपनी त्वचा से भी सांस ले सकता है। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, मगर। मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी, मछली। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। चलिए अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है, ए कोर्सजन, बी एल्यूइंग सुरक्षा, सी गैल्वेनाइजिंग या फिर डी एल्यूइंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनाइजिंग। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है और इसी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऊर्जा संरक्षण, बी एवोगाड्रो परिकल्पना, सी बर्नौली प्रमेय, ये बर्नौली है, और डी संवेग संरक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान से सुनिएगा, संवेग क्या होता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग जो होता है वो एक सदिश राशि होता है और इसका एसआई मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी निकाय का कुल संवेग अचर होता है जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए, और यही जो है संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। यदि एक कण पर कार्य करने वाले परिणामी आरोपित बाह्य बल का मान 0 होता है तो कण का संवेग स्थिर रहता है। वही जो है संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है ये आपको पता ही होगा। देखिए, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बताइए कब की गई? जुलाई 1973, फरवरी 1991, जनवरी 1991 या फिर ऑप्शन डी 1993। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1991। मध्य प्रदेश में जनवरी 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और 1991 में ही चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एवं राजा भोज विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1973। तो शैक्षणिक प्रणाली में सुधार के लिए 27 जुलाई 1973 को मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, देश का एकमात्र नागचंद्रेश्वर मंदिर जिसके दर्शन वर्ष में केवल एक बार नागपंचमी के अवसर पर होते हैं, यह मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देश का एकमात्र नागचंद्रेश्वर मंदिर जिसके दर्शन जो है वर्ष में केवल एक बार होता है, कब? नागपंचमी के अवसर पर। तो यह मंदिर जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए ओमकारेश्वर, बी भोजपुर, सी उज्जैन या फिर डी पंचमढ़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। देश का एकमात्र नागचंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के ऊपरी हिस्से में स्थित है, जिसका दर्शन जो है वर्ष भर में केवल एक बार नागपंचमी के अवसर पर होता है। कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ऊपरी हिस्से में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिए, जैसे कि
चामुंडा माता एवं तुलजा भवानी मंदिर जो है मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। और अश्वत्थामा का मंदिर कहाँ पे स्थित है? अश्वत्थामा कौन? तो महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का मंदिर जो है बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ में स्थित है। और बुरहानपुर जिले में ही खूनी भंडारा स्मारक भी स्थित है। और मैहर माता मंदिर जो है सतना जिले में है। और मैहर माता मंदिर में जो है माँ शारदा के रूप में दुर्गा माँ विराजमान है। यह आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि मैहर माता मंदिर में माँ दुर्गा का कौन सा रूप है, तो माँ शारदा के रूप में जो है दुर्गा माँ विराजमान है। चलिए अगला प्रश्न है, हंसते हैं रोते हैं किसकी कृति है? बताइए किसकी कृति है? ऑप्शन ए शरद जोशी, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी हरिशंकर परसाई या फिर डी जेठराम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिशंकर परसाई। हंसते हैं रोते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी की कृति है। और रानी नागफनी की कहानी भी लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी की ही है। और ऑप्शन नंबर ए शरद जोशी, तो शरद जोशी जो है व्यंग्यकार शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था। और शरद जोशी जी की रचनाएं हैं जीप पर सवार इल्लियां, परिक्रमा और फिर किसी बहाने। और ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, मैं उनका ही होता और डूबता चांद कब डूबेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं बताइए? ए प्रोसेसिंग यूनिट, बी इनपुट डिवाइस, सी स्टोरेज मीडिया या फिर डी आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस हैं और इनके द्वारा डाटा तथा वॉइस को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? ए फादरबोर्ड, बी मदरबोर्ड, सी कीबोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना पीसीबी होता है। पीसीबी अर्थात कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी रहती है। और कंप्यूटर के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं वो मदरबोर्ड पे ही लगे होते हैं, इसलिए इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड किए जा सकते हैं। क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड किए जा सकते हैं। ए सर्वर में, बी सुपर कंप्यूटर में, सी नेटवर्क में या फिर डी नोड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क में। अनेक कंप्यूटरों को आपस में विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जोड़कर नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क में। चलिए अगला प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए एनी बेसेंट ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी मोतीलाल नेहरू ने या फिर डी ए.सी. मजूमदार ने। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए.सी. मजूमदार ने। देखिए, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता ए.सी. मजूमदार अर्थात अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंबिका चरण मजूमदार। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। बताइए, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं या फिर डी बी एवं सी दोनों सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता। देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि अनुच्छेद 83(1) के अनुसार इसे विघटित नहीं किया जा सकता और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला जो है कौन से राज्य में स्थित है? बताइए, ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। देखिए, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर की दूरी पर पंपा है और वहीं से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी घाट से सहाद्रा पर्वत श्रृंखलाओं के घने जंगलों के बीच
समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर सबरीमाला मंदिर है और मक्का मदीना के बाद यह जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यहाँ पे हर साल जो है करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सबरीमाला जो है शैव तथा वैष्णव के बीच अद्भुत कड़ी है। और मलयालम में सबरीमाला का अर्थ होता है पहाड़। एक्चुअल में यह जगह सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे पथनामथिट्टा जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, परिश्रम का विलोम है? ए विश्रांत, बी विश्राम, सी आश्रम, डी विश्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्राम। परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलिए अगला प्रश्न है, किरण का पर्यायवाची शब्द है? ए प्रभा, बी हिमांशु, सी सारंग, डी मयंक। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रभा। देखिए किरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रभा, मयूख, अंशु, रश्मि और मरीचि। और ऑप्शन नंबर बी हिमांशु, ऑप्शन सी सारंग और ऑप्शन डी मयंक, ये तीनों जो हैं चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रबंधन को निम्नांकित के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है? प्रबंधन को निम्नांकित के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है? ए प्रक्रिया, बी संगठनात्मक लक्ष्यों तक पहुंचना, या फिर डी लोगों तथा अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल वन, ऑप्शन बी में दूसरा, ऑप्शन सी में दोनों पहला और दूसरा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सभी पहला, दूसरा और तीसरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा और तीसरा जो है सभी जो है प्रबंधन की परिभाषा में अच्छी तरह लागू होते हैं। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रबंधन क्या होता है, तो प्रबंधन जो है किसी संगठन के सबसे प्रभावी और कुशल तरीके से विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यवसाय के संसाधनों और गतिविधियों की योजना बनाने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है। और यह जो है संगठन या संस्था के कार्यों को सही ढंग से और न्यूनतम लागत पर पूरा करने के लिए श्रम तथा अन्य संसाधनों का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करती है तथा यह जो होता है निश्चित समय के अंदर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। और चलिए अगला प्रश्न है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है? ए वसा, ये वसा है ना, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है ये बताना है। ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययी भाव समास, या फिर डी कर्मधारय समास। बताइए महात्मा में कौन सा समास है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।